देखो नॉर्मली अगर बात करें पॉसिबिलिटी एंड चांसेस, ये एक ही पहलू है शब्द के, दोनों एक समान दिखते हैं, लेकिन हम लोग पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी हम लोग रेयर यूज करते हैं, क्या यूज आएगा वहां पर? चांसेस। आपको गारंटी से बता रहा हूं, थोड़ा भी अगर कंसेप्ट आपने ठीक से देखा तो सीटी में एमसीए के लिए 30 में से 30 क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी 60 मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे। कि वर्कर अगर आएंगे, काम उतना ही है तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? लोग बढ़ गए तो टाइम तो कम लगना चाहिए। तो उस केस में हम लोग कहेंगे वर्कर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। लोग बढ़ते हैं टाइम कम लगता है। बट मेरा मेन उद्देश्य यह है कि जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको ये भी पता चले कि निकालते कैसे, सॉल्यूशन क्या है, कंसेप्ट क्या है। किसी बच्चे ने ज्यादा स्टडी नहीं किया और वो खाली ये देख ले कि निकालते कैसे, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो यहां से भी स्कोर कर जाएगा गारंटी के साथ। फिर 5 का 7.5 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन आके बड़ी है और यहाँ से बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। जब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नजर आ जाए बीच बीच में, गारंटेड मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 100% मल्टीप्लिकेशन। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 11-12 में मैथ्स नहीं था और मैथ्स का ही सबसे ज्यादा तो कंटेंट आता है सर, तो वहां पर कुछ बच्चे फंस जाते हैं। बट रीजनिंग ऐसा है कि जिसमें मैथ्स के बराबर वेटेज है, तो इस सब्जेक्ट में आप ग्रो कर सकते हो, सबसे शानदार स्कोर कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का माय तैयारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एमसीसीटी के 2025 का एक्चुअल पेपर सॉल्विंग, जिसमें मैं पूरी तरह से रीजनिंग पेपर का कंसेप्ट के साथ में विद सॉल्यूशन हम लोग हर एक सवाल का देखने वाले हैं। इससे फायदा ये होगा कि आने वाली जो हमारी एमसीसीटी है वो 30 मार्च को हो रही है, उसका एक्चुअल पेपर कैसे होने वाला है वो आप लोगों को पता चलेगा। साथ में ये भी जरूर पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक सबसे अहम होता है जो स्टडी करने के लिए। ठीक है, रीजनिंग एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग हम लोग अगर बात करें तो उसमें 30 सवाल आने वाले आपके एग्जाम में, और 30 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स के लिए है, जिसमें डबल मार्किंग है और ये लीडिंग दिला देगा आपके एग्जाम में, स्कोर दिखाने वाला, स्कोर बढ़ाने वाला टॉपिक है। तो चलो एक एक सवाल की बात करते हैं, पर्टिकुलर एमसीसीटी के लिए बहुत यूजफुल है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल से देखते हैं। फर्स्ट सवाल जो आया है उसमें पूछा गया, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस डैश डैश टू डू सम शॉपिंग। अब पहले सवाल से ये पता क्या चल रहा है, तो ये एक लॉजिकल वाला सवाल है जिसमें हमें कुछ ट्रिक्स वाले से ऐसे कुछ दिया नहीं है, खाली एक लॉजिक है, कंसेप्ट है कि कैचिंग द अर्लियर ट्रेन, अगर आप जल्दी ट्रेन को अगर कैच कर देते हो तो आपको शॉपिंग का डैश डैश मिलेगा, यानी शॉपिंग का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। अब वो जो मौका वाला शब्द है उसके ऊपर हमें बात करनी है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो यहां पर फिट बैठा है। सर टॉपिक कौन सा ही है? तो एक प्रकार से मैं एक बात बताऊं, लॉजिकल वाला है। तो क्या हमें लक है? कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव द लक टू डू द शॉपिंग, तो डेफिनेटली नहीं आएगा। क्या यह ओकेजन फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो दो बैठ सकता है, एक होता है पॉसिबिलिटी, एक होता है चांसेस। देखो नॉर्मली अगर बात करें पॉसिबिलिटी एंड चांसेस, ये एक ही पहलू है शब्द के, दोनों एक समान दिखते हैं, लेकिन हम लोग पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी हम लोग रेयर यूज करते हैं, क्या यूज आएगा वहां पर? चांसेस। अगर मैंने ट्रेन को जल्दी पॉकेट लिया, ठीक है, ट्रेन को जल्दी हम लोगों ने, The catching the earlier train will gives the chances to do the shopping, तो हमें चांस मिल जाएगा शॉपिंग का। तो इस वाले सवाल का राइट आंसर जो होगा यहां पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चांसेस। और ये देखो यार, ये पेपर जो उठाया गया है वो 2025 का एक्चुअल पेपर है, जो उसमें पूरी तरह से आपको टॉपिक में मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, अगले सवाल के ऊपर। देखिए ये जो सवाल आया है, ये सवाल पूरी तरह से कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से है, और कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर मैक्सिमम हमारे एग्जाम में 2 से 3 सवाल आते ही है। तो पहले समझते हैं इसमें क्या दिया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लू इज पेल इज रिटन एज TRMNJO, रेड बट ब्लू इज रिटन एज CEBDTR, एप्पल इज रेड इज रिटन एज BDGMMN, then what is the code for blue in the given code language? तो ब्लू का कोड क्या आएगा? देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग में इसको माना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग टाइप, जिसमें आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द है जिसके बारे में हमें फाइंड करना है। जैसे हम लोगों ने कहा सर मुझे तो ब्लू के बारे में फाइंड करना है। अब ये जो ब्लू कोड का अगर मीनिंग हमें फाइंड करना है, तो ये वर्ड बार बार कहीं तो नजर आया होगा। अब कौन से सेंटेंस में, तो देख लेते हैं। पहले सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है ब्लू यहां पर दिया है और इसका मतलब भी है, तो ब्लू यहां पर नजर आ रहा है। सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यहां पर भी दिया है रेड बट ब्लू। हाँ देखो यार, ये वाला भी देख लीजिए आप लोग, यहां पर भी ब्लू नजर आ रहा है, रेड बट ब्लू यहां पर भी नजर आ रहा है,
उसके बाद में तीसरी लाइन की बात करें, एप्पल इज द रेड, इसमें तो ब्लू नजर नहीं आया, यानी बात ये हो जाएगी कि ब्लू का जो शब्द का मीनिंग देखना है वो ये दोनों लाइन में ही नजर आएगा, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, मतलब ये सेकंड लाइन में। तो दोनों में देखना, ब्लू इज पेल इज रिटन एज TREMN जो, फिर रेड बट ब्लू, तो दोनों जगह पर ओनली ब्लू वर्ड यही कॉमन है, बाकी तो चेंज हो रहे हैं। अगर वही कॉमन है तो मीनिंग में भी तो कॉमन नजर आना चाहिए। अब मीनिंग की बात करते हैं, देखो यहां पर TRMNJO और यहां पर CBDTR, व्हाट इज द कॉमन, तो TR दोनों जगह पर कॉमन था, तो TR अगर दोनों जगह पर कॉमन है तो ब्लू का जो मीनिंग था वो था TR करके। तो देखिए कितना सिंपल से सवाल MCCT में पूछे जाता है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, थोड़ा भी अगर कंसेप्ट आपने ठीक से देखा तो CT में MCA के लिए 30 में से 30 क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी 60 मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, ये ध्यान में रखना। पहला टॉपिक एक लॉजिकल था, सिंपल सा वर्ड था, यहां पर कोडिंग डिकोडिंग पे आ गया। और लास्ट में एक जरूर ये देखिए, इस वाले लेक्चर में मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और प्रिपरेशन कैसे किया जाए। इसमें हम लोग कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, ये देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को कंप्लीट कर दीजिएगा। तो यह टॉपिक का नाम होता है सीरीज कंप्लीशन। अब सीरीज कंप्लीशन बनाते समय एक पैटर्न देखना, पहला नंबर 1 था, बाद में नंबर 7 है, फिर नंबर 15 है, फिर नंबर 25 है, फिर नंबर है 37 और इस प्रकार से नंबर गिवन है। सीरीज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको यह पता चलेगा नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो डिफरेंस ले लो। यहां पर हमें नजर आ रहा है कि 6 से बढ़ा, यहां पर आते 8 बढ़ गया, यहां पर आएंगे तो 10 बढ़ा है, 10 के बाद में 12 बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं तो पैटर्न समझ में आ रहा है, पहले 6 था, फिर 8 था, फिर 10 था, फिर 12 है, यानी क्या कर रहा है, इवन नंबर बढ़ाते जा रहा है। अगर इवन नंबर बढ़ाते जा रहा है तो अगला इवन नंबर 14 आना चाहिए। अगर अगला नंबर 14 आ रहा है तो नंबर क्या बनेगा, 37 प्लस 14 बनना चाहिए। अगर 37 और 14 की एडिशन करने जाएंगे तो 7 प्लस 4 कितना, 11, 1 कैरी 1 बचेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 51। तो 51, हाँ 1 कैरी किया था, तो 51 वाला आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इस वाले टॉपिक को, सर ये कौन सा टॉपिक है, नंबर सीरीज कंप्लीशन, डेफिनेटली इसके ऊपर सवाल आगे भी नजर आने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में पूरा सब्जेक्ट का निचोड़ बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर फॉलो करना। चूज द वन ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शन, तो एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो बाकियों से अलग आता है। तो पहले देखिए, डिपेंड करता है आपका ये टॉपिक क्या है, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट करके कंसेप्ट आता है कि बहुत सारे, इसमें 3-4 आते हैं, वर्ड बेस्ड आता है, नंबर बेस्ड आता है, अल्फाबेट आता है। चलो बात करते हैं इसमें। यहां पर देखिए स्कैनर पहला है, प्रिंटर है, माइक्रोवेव है एंड फोटोकॉपियर। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से अगर बात करें तो ये जो है ना, स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपी, ये एक जैसे ही फंक्शन करते हैं। ठीक है, एक जैसे ही उनका रोल होता है। अलग क्या है इसमें, तो माइक्रोवेव है, ये तो पूरी तरह से इसका प्रोफाइल ही बदल जाएगा। तो ऑड पूछा था तो ऑड माइक्रोवेव होगा, ये वाला आंसर था। ठीक है, अगला सवाल ये वाले देखिए, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यार सिंपल वही हो गया, ऑड वन आउट जैसा सवाल हो रहा है, तो उसमें अलग क्या है देख लेना, रीड, नॉलेज, राइट एंड लर्न। देखिए ये प्रोसेस है, रीड करना आप प्रोसेस में आते हो, राइट करना लिखना ये भी एक टास्क है, प्रोसेस है, लर्न करना ये भी एक प्रोसेस है, कोई सीखने को मिल रहा है। बट नॉलेज ये ऑलरेडी माना जाता है, तो नॉलेज इज अ डिफरेंट वर्ड। नॉलेज ये ऑड था इसमें से, तो यहां पर तो 2 सवाल बहुत ही आसानी से आए थे, 2 क्वेश्चन तो यहां से मिल जाएंगे। अगले सवाल पे आ रहा हूं, नेक्स्ट देखिएगा। टोटल कितने सवाल है हमारे एग्जाम में, टोटल 30 क्वेश्चन है, और 30 में से देखिए कितने जल्दी जल्दी बनते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द मिसिंग द टर्म्स इन द सीरीज, इसके मिसिंग टर्म्स बता दो। कौन सा टॉपिक लग रहा है, कौन सा है, नंबर सीरीज कंप्लीशन। पहले भी एक नंबर सीरीज कंप्लीशन आया था, तो सर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अलग है। पहला वाला आ रहा था कि फिल इन द ब्लैंक का नेक्स्ट बता दो, लेकिन ये बीच में वहां दे रहा है। देखो नंबर को ऑब्जर्व करो, 1 है, 4 है, फिर 27 है, फिर 16 है, फिर यहां पर 125 है, फिर यहां पर दे दिया क्वेश्चन मार्क और यहां पर दे दिया 343। अब एक बात समझेगा कि जो नंबर दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं तो पहचान वाले भी नंबर है। 4 हम लोग देख पा रहे हैं, 27 भी कहने के क्लिक हो रहा है, 16 भी है, 125, तो नंबर क्या चल रहा है, स्क्वायर क्यूब वाला पैटर्न चल रहा है। जैसे बात करूं ये नंबर देखिए आप, हाँ 4 को क्या कह सकता हूं, यानी ये तो 2 का स्क्वायर होगा। ये नंबर क्या है, ये 3 का क्यूब है एक्चुअली। ये नंबर क्या है, ये तो 4 का स्क्वायर है।
ये नंबर क्या है, ये तो 5 का क्यूब है। तो बात अगर किया जाए ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो इसके पहले भी क्या होना चाहिए, 1 का क्यूब होगा। यानी अगर आप नंबर को ठीक ढंग से ऑब्जर्व करो, ये नंबर क्या है, ये नंबर तो 7 का क्यूब है। यानी जितने भी ऑड नंबर है वो सभी किसी किसी नंबर का क्यूब है, और जहां पर भी इवन नंबर आ रहा है वो तो स्क्वायर लग रहा है। तो इवन नंबर में अगर बात करें, इवन नंबर में 2 का स्क्वायर है, यहां पर 4 का स्क्वायर है, तो आप बता सकते हो यहां पर किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द 6 का स्क्वायर यार, कितना होता है 36। तो 36 वाला आंसर होना चाहिए। तो 36 इज द ओनली ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यार। ठीक है, तो ये स्लॉट नंबर 1 का एक्चुअल पेपर चल रहा है एमसीसीटी का। ध्यान से देखना कितना आसान वाले सवाल आते हैं, कितने सिंपल से पूछे जाते हैं। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं थोड़ा रफली नोट डाउन भी कीजिए, नोट्स बनाएगा। अगर हो सके तो वीडियो को पॉज कीजिए, रुकाइए, देखिए, खुद होके ट्राई कीजिए। अगर आपसे ये देखना चल रहा है, चलो वीडियो चल रहा है, पॉज करना, पॉज करने के बाद खुद होके क्वेश्चन देखो, खुद ट्राई करके देखना और आंसर मैच होता है कि नहीं चेक करना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट अगले सवाल पे। देखिए सवाल पे क्या पूछा गया, ग्लास इज टू वाटर एज अ कप इज टू। यानी ये कहां से आया, कौन सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉजी। ये कहता है रिलेशन बना दो यार, किसमें क्या है। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, सिमिलैरिटी। ठीक है, हम लोग कहेंगे समानता, इसमें कॉमन क्या है, क्या लॉजिक चल रहा है वो देख लेना। जैसे इसने कहा कि ग्लास ये रिलेट करता है वाटर से, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि ग्लास का रिलेशन तो आपको वाटर के साथ दिया गया है। तो बात समझे यार, ग्लास में तो वाटर लेता है, वाटर इज ए लिक्विड जो ग्लास में ऐड किया जाता है, ग्लास से ही पिया जाता है। ठीक है, अभी के लिए तो एज अ कप इज रिलेटेड टू, तो कप में क्या रिलेट होगा। अब देखिए बात समझे, ग्लास में वाटर ऐड कर सकते हैं तो कप में क्या मिलेगा, तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। तो क्या आप कप में यार स्पून डालते हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, डिश ये भी गलत होगा, फूड गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, कप में क्या पी जाती है, कॉफी। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ये एनालॉजी ओरिएंटेड इज अ कॉफी। इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, बेस्ड ऑन द वर्ड, बेस्ड ऑन द नंबर एंड बेस्ड ऑन द अल्फाबेट। जो सवाल हमारे सामने आया था वो बेस्ड ऑन द वर्ड ओरिएंटेड आ रहा था, तो इसका आंसर ये देंगे, बी ऑप्शन देंगे। इसके ऊपर देखिएगा, अब ये सवाल देखो कितना अच्छा पूछा गया। अब ध्यान से अगर बात करें, 7 स्पाइडर मेक 7 वेब्स in a 7 days, then the one spider make 1 web in a how many days। तो ये सवाल अगर देखना है तो ये इज नॉट अ टाइप रीजनिंग का टॉपिक ही नहीं, रीजनिंग का सवाल ही नहीं, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड से उठाया हुआ सवाल है, जिसमें क्वांट में हम लोग कहते हैं ये वाला कंसेप्ट टाइम एंड वर्क। मेरा ये कहना है इस वाले बैच में, ये जो अभी लेक्चर आप देख रहे हो, इसमें मैं कंसेप्ट के साथ में बताना चाहता हूँ, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और सवाल भी बन जाए। तो पहले देख लो, टाइम एंड वर्क में 3 कंसेप्ट होते हैं यार। क्या क्या कंसेप्ट होता है पहले समझ लो। एक होता है टाइम, जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा। सेकंड होगा वर्क, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। और एक होगा वर्कर। और वर्कर को देखो यहां पर लिख भी देता हूं, यहां पर ये टाइम की बात हो रही है, यहां पर ये वर्क की बात हो रही है, और यहां पर वर्कर को प्रेजेंट करेंगे एम से, ये हो जाएंगे वर्कर। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, तो इन तीनों में रिलेशन ये देखना है। जैसे आप थोड़ा सिंपली मैं कर देता हूं इसको, अगर आपने टाइम, अगर आपने यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर लेना, अगर हो सके तो देखिए, अब अगर इसको डिटेल में ही जाना है अच्छी तरह से, जिससे मैं आने वाले समय में भी आगे पेपर कवर करूंगा, तो इसमें फायदा क्या होगा, नोट्स भी बना लो और मेरे साथ में ये भी देखना कैसे सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट एंड सवाल साथ में लगा लेता है। ठीक है, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन फायदा होगा। ये 3 चीज समझ में, टाइम है, वर्क है, वर्कर है। तो मान लेते हैं अगर समय कांस्टेंट है, टाइम इज द कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट है तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों यानी कैसे, वर्कर एंड वर्क में। देखिए यार, समय फिक्स हो गया, लोग ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा आएंगे फिक्स है। ठीक है, तो काम भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अगर लोग कम हो गए तो काम भी क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग कहेंगे टाइम व्हेन कांस्टेंट देन द वर्कर, ठीक है, वर्कर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ये बन जाएगा। वर्कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क हो रहा है जब समय कांस्टेंट है। दूसरा अगर कहते हैं व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, अगर काम ही फिक्स हो गया तो सर वर्क कांस्टेंट हुआ तो रिलेशन क्या बनेगा, तो वर्क अगर कांस्टेंट होगा तो उसमें रिलेशन कैसे बनाएंगे, उसमें ऐसे बनेगा कि वर्कर अगर आएंगे, काम उतना ही है तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, लोग बढ़ गए तो टाइम तो कम लगना चाहिए। तो उस केस में हम लोग कहेंगे वर्कर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, लोग बढ़ते हैं टाइम कम लगता है। और उसके बाद में ये कह सकता हूं कि आखिरी वाला कंसेप्ट क्या लगा इसमें, कि चलो तीसरी चीज को लाते हैं, क्या कि लोग ही अगर फिक्स होंगे तो वर्कर अगर कांस्टेंट होंगे, तो अगर वर्कर कांस्टेंट है तो जितना टाइम दोगे उतना काम ज्यादा होगा। 5 लोग पहले जो 2 दिन में काम कर रहे थे, आप उसको 10 दिन दे दो, वो ज्यादा काम करके दिखा देंगे। तो दैट टाइम हम लोग कहेंगे यहां पर वर्क या टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क।
ऐसे आ जाएगा। और ये सभी कंसेप्ट को जब कंबाइन किया जाता है तो एक फॉर्मूला यहां पर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्कर वन। पहले वाले वर्कर उन्होंने जितना टाइम लिया इज अ T1 डिवाइडेड बाय W1, यानी उन्होंने काम कितना किया, इज इक्वल टू वर्कर 2 यानी M2, उनको लगा हुआ टाइम T2 और उन्होंने किया हुआ काम W2। तो बात समझे, ये वाला टॉपिक जो है वो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट से उठाया गया है, जो यहां पर मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया कंसेप्ट क्या है। और बहुत बार इस पे सवाल आया है, इसी वजह से बता रहा हूं कि पहली बार थोड़ा सा समझ तो लो कि क्या चल रहा है। सवाल तो डायरेक्ट भी बता सकता था, अब जैसे मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ अब मैं सवाल पे आता हूं। देखिए अब ये कितना सिंपल सा इसको बना सकते थे। यहां पर देखना, पहले स्पाइडर कितने हैं, 7। चलो 7 स्पाइडर है, उनको कितना टाइम क्या लगता है, 7 वेब्स बनाते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगा, ठीक है 7 डेज यहां पर टाइम है, कितना बनाया, 7 ही बनाया। तो इज इक्वल टू अब कितने स्पाइडर है, 1 स्पाइडर है, तो 1 स्पाइडर लिख दिया। यहां पर विल मेक 1 वेब, तो यार 1 वेब है तो यहां पर 1 लिखना, ये वर्क है आपका। हाँ, इन हाउ मेनी डेज, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम तो ऊपर आ जाएगा, ऐसे लिख दो। जैसे ये लिखा, अब आते हैं आपका कैलकुलेशन। बहुत ही सिंपल वैसे कैलकुलेशन बनेगा यहां पर। हाँ, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो डिवाइड कर दो, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। यहां से 7 से 7 ये कैंसिल, बचा कुछ भी नहीं है, 1 से 1 तो वैसे ही कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 ही आ जाएगी। तो आंसर इज द बी ऑप्शन। देखो मैं मानता हूं कि ये सवाल मैं बहुत ही कम टाइम में ऐसे ही खत्म कर सकता था, बट मेरा मेन उद्देश्य यह है कि जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको ये भी पता चले कि निकालते कैसे, सॉल्यूशन क्या है, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, खाली पेपर का सॉल्यूशन बताना मेन नहीं था, पेपर कैसे आ रहा है, कौन सा टॉपिक है। यानी किसी बच्चे ने ज्यादा स्टडी नहीं किया और वो खाली ये देख ले कि निकालते कैसे, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो यहां से भी स्कोर कर जाएगा गारंटी के साथ। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो बाकी से अलग आएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं इज ऑल्सो वन ऑफ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द ऑड मैन आउट। इसके पहले 2 सवाल ऑड मैन आउट के हो चुके, ये तीसरा सवाल चल रहा है। ठीक है, तो 3 सवाल तो ऑड मैन आउट पे ही आ गया। तो यहां पर देखते हैं यार क्या डिफरेंस है सर बाकी में। देखिए, इंजन दिया, टायर दिया, स्टीयरिंग व्हील दे दिया और कार दे दिया। कहीं ना कहीं आप एक कार को इमेजिन करो, उसमें बाकी सभी के सभी पार्ट है। जैसे इंजन उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, टायर उसका एक हिस्सा है, स्टीयरिंग व्हील ये भी उसका हिस्सा है, लेकिन कार जो है संपूर्ण है, पूरा है। तो यानी ऑड कौन सी हो जाएगी, तो कार बन जाएगी। ये अलग था, बाकी एक जैसे थे। ठीक है, ये हमारा हटके से अलग से आ जाएगा, तो इसका आंसर कार है। तो इसमें टाइम ही नहीं लगता, इसमें तो एक चुटकी सा कंसेप्ट है कि चलता क्या है, ऑड क्या है, उतना देख लो। ये वाला देखिए, अब यार ये वाला जो सवाल है दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग। रीजनिंग वाले टॉपिक से ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग के उठाए गए। ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा है वो पहले लिखेंगे, एक सीक्वेंस लगा देंगे, जैसे लाइन से समझेगा। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट से बनाया गया इस सवाल में। देखिए इन्होंने क्या दिया, देयर आर द 5 बॉयज, प्रेम, राजू, सुंदर, हरि एंड यश। राजू हैज more share of land than the सुंदर but less than the प्रेम। यानी राजू कह रहा है कि उसके पास में ज्यादा है सुंदर से लैंड, लेकिन प्रेम से कम है। तो स्टार्टिंग में तो प्रेम आया होगा, फिर तो प्रेम के पास ज्यादा है किससे, राजू से, और राजू के पास किससे ज्यादा है, सुंदर से। तो ये अरेंज कर दिया इस हिसाब से। अगली लाइन पे जाते हैं, यश हैज लीस्ट शेयर। हाँ, तो यश कह रहा है उसके पास सबसे कम शेयर है यश के पास। एंड हरि हैज लेस देन द शेयर ऑफ लैंड देन द सुंदर। तो हरि ने कहा उसकी वैल्यू सुंदर से तो कमी है। और सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में क्या बताया था, यश ने कहा कि उसके पास सबसे कम है। तो ये बन गया हमारा सीक्वेंस। अब इन्होंने पूछा हाँ, हु ऑन द हाईएस्ट शेयर ऑफ द लैंड, सबसे ज्यादा किसके पास लैंड है। तो आप देख पा रहे होंगे यार इस पर्सन के पास है। कौन सा पर्सन है, प्रेम। तो प्रेम इज द राइट आंसर, ओनली द बी आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर किसी को लगा तो कमेंट्स कीजिएगा, वहां पर आंसर देने की कोशिश भी करना। सबसे बेस्ट तरीका क्या है वीडियो देखने का, पता है आपको क्या करना चाहिए। आप जब ये वीडियो देख रहे हो, सवाल आपने देखा, मैंने यहां पर लिखने वाला हूं, पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, चार्ट में आंसर देना। देखता हूं मैं आपका कि कितने लोग करेक्ट आते हैं, और फिर सॉल्यूशन देखना मैच हो रहा है कि नहीं। यहां पर नेक्स्ट सवाल। तो अब ये जो सवाल हमारे सामने आया दैट इज रीजनिंग में तो आया है, लेकिन सवाल है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक से। अब टाइम एंड डिस्टेंस में क्या दिया गया, व्हाइल द गोइंग ऑन द ऑफिस श्रीराम ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, एंड ऑन हिज वे बैक ही ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू बताओ। तो एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पहले, ठीक है, ये कंसेप्ट के बारे में बात कर देता हूं थोड़ा सा, कि ये बाद में भी आएगा तो थोड़ा पता हो।
यार एक बेसिक है, स्पीड का मतलब होता है क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस का मतलब होगा स्पीड इनटू टाइम। और कभी पूछा सर हमें तो टाइम ही निकालना है तो क्या कहेंगे, तो टाइम का मतलब होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यानी एक ही फॉर्मूले को अलग अलग प्रकार से लिखा गया, लेकिन जो हमारे सामने सवाल पूछा गया वो तो एवरेज स्पीड के ऊपर पूछा गया। तो एवरेज होता क्या है आपका, तो एवरेज होता है, एवरेज मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग, सभी की एडिशन डिवाइड बाय नंबर। तो सेम मैं खाली यहां पर एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड का मतलब हो जाएगा जितना भी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, खाली टोटल लगा देना, डिवाइडेड बाय क्या, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बाकी सब कुछ सेम है। यानी जो आपने ये कंसेप्ट देखा उसी प्रकार से इसको बहुत बार बुक में फॉर्मुलेज भी दिए गए, मैं आपको आसान मेथड बता दूं कैसे सॉल्व करना है, जिससे कभी भी कोई सवाल बदले भी तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़े। देखो इस सवाल में क्या दिया पहले समझ लेते हैं। इस सवाल में हमारे सामने स्पीड दिया है, मैं स्पीड को लिखने जा रहा हूं यार। पहली स्पीड कितने की है, तो पहले हम लोगों ने देखा फर्स्ट स्पीड इज गिवन दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में स्पीड कितनी है, तो वो कह रहा है 35 किलोमीटर पर आवर। ये दो स्पीड हमारे सामने दे रखी है, अब कुछ भी नहीं दिया, बाकी वो कह रहा है कि आप बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो एक बात ऐसे समझ लेते हैं, ऐसा नंबर उठाएंगे जो नंबर 20 से और 35 से डिवाइड होता है, जो नंबर आपका 20 से और 35 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आसानी से कोई भी नंबर ले लो तो भी चलेगा। मेरे हिसाब से अगर मान लो 35 से डिवाइड होने वाला 70 है, बट 70 अगर इससे डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, तो इज ऑल्सो डिविजिबल, 0 0 तो चला जाएगा, 3.5 आएगा, ठीक है, डिवाइड करने चलेगा तो वैसे भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग कि डिस्टेंस जो मान रहे हैं वो 70 ले रहे हैं। अगर डिस्टेंस मेरा कहना है कि वो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा था, अब डिस्टेंस 70 किलोमीटर का चला तो टाइम तो लगा ही होगा। अब टाइम कितना लगा होगा, 20 से अगर 70 को डिवाइड करते तो ये आएगा 3.5, यहां पर 3.5 टाइम लगा, ठीक है, 3.5 घंटे कह सकता है। 35 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 घंटा यहां पर आ जाएगा। तो बात ये हो जाएगी कि जब वो चल रहा होगा 70 किलोमीटर, वो कितनी बार चला होगा, तो आपको जरूर तो 2 बार चला होगा 70 क्योंकि पहली बार और दूसरी बार, तो 70 + 70 कितना हो गया 140, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 3.5 और 2, यानी कितना 5.5, और 5.5 का मतलब होता है 11/2 भी तो हो सकता है, तो या आप ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। अब इसको सॉल्व करते समय क्या कर सकते हैं कि या तो पॉइंट में आंसर है, देखिए जितने भी आंसर है वो अलग भी है, तो मैं इसको दो प्रकार से लिखा सकता हूं। अब मुझे अगर पॉइंट गायब करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो सीधा ऐसे भी कर दो यार, ये कितना आ गया 280 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जार 11 2 जार 22, 11 2 जार 22, 22 जाने के बाद बचा कितना है यहाँ पर, 22 जाने के बाद बचेगा 6, और 6 के ऊपर 0 लगेगा 60, यानी 11 कितना 5 जार, 11 5 जार 20, 11 5 जार 55, 55 जाने के बाद बचा 5, और 5 के ऊपर 0 लगने वाला है यानी 50, तो 11 4 जार आएगा, यानी 24 5.4 वाला आंसर आना चाहिए था। तो ये वाला टॉपिक है, ये वाले आंसर है। हाँ मैं यहाँ पर एक जरूर बताना चाहता हूं, अब आप लोग कह रहे होंगे सर इसमें तो टाइम लगा, बताना क्या है, ये तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा ये कंसेप्ट भी तो देख लो, अगर बाद में कोई सवाल चेंज होता है, थोड़ा इधर उधर से आ रहा है तो वहां से भी पता चले। अब ये जो सवाल है वो किसका है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, ठीक है, मैथमेटिक्स से ही रीजनिंग में उठाया गया है, ठीक है, तो ये देखना जरूरी है। अब जो सवाल दिया गया है वो टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक से, टाइम एंड डिस्टेंस नाम का एक टॉपिक होता है वहां से, टाइम एंड डिस्टेंस तो अभी हम लोगों ने देखा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के साथ दिया गया। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में लिखते कैसे और क्या होता है, देखिए आप इंडिया का मैप विजुअलाइज कीजिए, इंडिया का मैप देखते समय आपको नजर आएगा कि पूरा मैप को अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला प्रांत को देखते हैं दैट इज द नॉर्थ, साउथ की तरफ देखना तो हम लोग नीचे देखते हैं, ठीक है, एक साउथ। तो इसमें एक डायरेक्शन पहले क्लियर कर लेना, जब भी डायरेक्शन सेंस वाले सवाल पूछे जाते हैं ये हमारी डायरेक्शन है, ये कौन सी है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये कौन सा है साउथ है, दीज आर द 4 डायरेक्शन। अब मैं इस ओरिएंटेड इसको कैसे बनाता हूं, देखिए फ्रॉम हर हाउस अर्चना वेंट 15 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, तो मान लो यहां पर अर्चना है वो नॉर्थ की तरफ ऊपर चल रही है, कितना 15, तो यहां पर 15 मान लेते हैं। देन शी टर्न टू लेफ्ट एंड कवर द 10 किलोमीटर, अब लेफ्ट यानी मैं अगर ऊपर देख रहा हूं, आप भी स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, तो लेफ्ट तो हमारा इधर ही है, तो लेफ्ट की तरफ जा रही है और कितना कवर करे 10 किलोमीटर, तो मान लेते यार ये 10 किलोमीटर, ठीक है। देन शी टर्न टू साउथ एंड कवर द 5 किलोमीटर, अब साउथ यानी नीचे आएगा उसका, तो ठीक है साउथ, और 5 किलोमीटर यहां पर कवर कर रही है, तो ये मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर है। अब ये कवर करने के बाद फाइनली टर्निंग टू हर लेफ्ट शी कवर द 10 किलोमीटर, अब लेफ्ट लेना है मतलब ऐसे जाएगी, तो बात ये हो जाएगी यहां से यहीं पर जाना पड़ेगा, और ये हो गया उसका 10 किलोमीटर, यानी यहां पर आके रुकी है, देखो पैरेलल तो दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है।
अब हमें ये पूछा गया यहां पर टर्निंग टू लेफ्ट, शी कवर द 10 किलोमीटर, हाँ यहां से 10 किलोमीटर, देन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस, हाउस यहां पर है और वो यहां पर आ चुकी है, लेकिन हाउस से उसकी डायरेक्शन देखी जाए तो आज के डेट में इज ऑल्सो कौन सा दिखा रही है, नॉर्थ, देन राइट आंसर इज द नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी आर, ये वाला आंसर देना है। देखिए बहुत बार आपको ये नजर आएगा कि जितने भी एग्जाम्पल पूछे गए हैं वो एक्सट्रीमली सिंपल आए हुए हैं हमारे एमसीसीटी के एग्जाम में। मुद्दा ये नहीं कि आप कितने सवाल करके आ रहे, मुद्दा क्या होना चाहिए, सर मैं पूरे में से पूरा लेके आ गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ड्रॉबैक क्या पता है, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 11-12 में मैथ्स नहीं था और मैथ्स का ही सबसे ज्यादा तो कंटेंट आता है सर, तो वहां पर कुछ बच्चे फंस जाते हैं। बट रीजनिंग ऐसा है कि जिसमें मैथ्स के बराबर वेटेज है, तो इस सब्जेक्ट में आप ग्रो कर सकते हो, सबसे शानदार स्कोर कर सकते हो। मैं मैथ्स का भी पेपर सॉल्विंग आपके सामने लाऊंगा, मैथ्स का भी हर एक सवाल यहां पर कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, लेकिन जरूर वीडियो फॉलो करना और हो सके पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब ये देखो कैसे आया इसमें, बहुत ही शानदार और बेस्ट कंटेंट आज के सवाल का, आज के इस पेपर का बहुत बढ़िया सवाल था इसमें। देखो क्या दिया उसने, क्या दिया गया था, अ पार्किंग लॉट कंटेन 160 व्हीकल, ठीक है 160 व्हीकल, ईच व्हीकल इज आइदर कार और ट्रक। तो हम लोग ये काम करते हैं यार, कार इज अ सी एंड ट्रक इज अ टी, दोनों की एडिशन की बात करें तो 160 हो गया, ऐसे मान लो। ईच व्हीकल इज आइदर रेड और ग्रीन कलर, तो कुछ रेड होंगी नहीं तो ग्रीन होंगी, ये बात बताई जा रही है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो व्हीकल है कार और ट्रक, इसमें रेड होगा नहीं तो ग्रीन होगा, तो इनकी भी एडिशन 160 होनी चाहिए फिर तो, ठीक है। फिर ये कह रहा है 70 व्हीकल आर रेड, अब जो रेड वाला है उसकी वैल्यू ऑलरेडी उसने क्लियर कर दी, वो 70 है। अगर ये खुद 70 हो जाए तो ग्रीन वाला जो बचेगा वो तो 90 होना चाहिए, फिर ग्रीन मेरा 90 बचे। फिर ये कह रहा है हाँ 70 व्हीकल एंड हाँ 70 व्हीकल आर रेड एंड द 120 व्हीकल आर कार। अब देखो ग्रीन मैंने यहां से निकाल लिया, लेकिन वो कह रहा है कि 120 व्हीकल जो है वो तो कार है। अब बात समझेगा, कार की वैल्यू अगर 120 है तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, क्योंकि 120 और 40 की एडिशन 160 होता है, ठीक है। यहां तक आ गए। अब ये कह रहा है देयर आर द 18 ग्रीन ट्रक, जो ट्रक है वो तो 18 है ग्रीन वाले, 18 ग्रीन ट्रक है। तो एक बात बताओ, ग्रीन की एडिशन हमारे सामने कितनी थी, 90 थी। अब 90 में से 18 अगर ग्रीन हो जाते हैं, ट्रक हो जाते हैं, ये तो कह रहा है कि वो ग्रीन जो है उसमें से 18 ट्रक है, तो बचा कितना होगा, 90 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो 70 का हो गया, लेकिन आप कहोगे अभी तो 72 बचा होगा, और जो 72 बचा होगा ग्रीन वाले वो खुद की खुद क्या होने चाहिए, वो तो कार होनी चाहिए, फिर ऐसे कहेंगे। अब उन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी रेड कार आर देयर। देखिए यार ग्रीन कार हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, 72, यहां से हम लोगों ने ये ग्रीन से उठा लिए थे, 72 कार अगर मेरे पास ग्रीन है, और टोटल कार की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 120 है, तो 120 में से क्या करेंगे, 120 में से 72 कम कर देते हैं। 120 में से अगर मैं 70 कम कर दूं तो मेरा आंसर कितना आता, 50 आता, ठीक है। लेकिन मैंने 72 कम करनी है तो आंसर कितना आएगा, 48 आएगा, दो और एक्स्ट्रा कम करना पड़ेगा, तो 48 वाला ऑप्शन नंबर 1। और ये बहुत ही अच्छा सवाल था, तो इसको जरूर चेक करना कि कितने शानदार वैसे उन्होंने प्रेजेंट किया था। हाँ बट ये कोई टॉपिक्स है तो वही है, लॉजिकल का कंसेप्ट है, कहीं से भी थोड़ा सा उठा के प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल पूछा गया, इन अ रो ऑफ ट्री, a tree is 8 from the left end and 14 from the right end, then how many tree are there। ये ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग का अगला दूसरा सवाल है। एक पहले भी सवाल ऑर्डरिंग रैंकिंग में हुआ था, प्रेम वगैरह उनको अरेंज कर रहे थे, तो ये दूसरा सवाल ऑर्डरिंग रैंकिंग के ऊपर ही आ गया। अब इसको अगर अरेंज करना है तो एक बात समझे, मैं छोटा सा कंसेप्ट पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, बाकी तो बहुत ही आसान सवाल था, आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए ऐसे समझेगा, मान लो एक रो है जिसमें कुछ लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ऐसे रो में लोग हैं। अब ये बात यहां पर आ गई, अब मैंने कहा कि ये मेरी लेफ्ट साइड है और यहां पर मैंने कहा कि ये हमारी राइट साइड है, लेफ्ट और राइट की बात हो रही है। अब मैंने कहा चलो यार एक पर्सन को उठा लेते हैं यहां से, जैसे सी नाम का पर्सन है, सी को देखा गया तो वो लेफ्ट से भी थर्ड पे आता है, और सी को देखा गया वो राइट से आपका कौन सा आ रहा है, राइट से वो फोर्थ आ रहा है, यानी सी की रैंक कौन सी है, लेफ्ट और राइट के अलग अलग है। अब मैं यहां पर बात करूं कि सी की मैंने दोनों रैंक निकाली, लेफ्ट से वो थर्ड है, राइट से मेरा फोर्थ है। अब मैंने देखा कि टोटल अगर मैं करने जाऊं, इनके एडिशन अगर मैं करने जाता हूं, तो इनके एडिशन मुझे क्या नजर आएगी, 3 + 4 7 नजर आएगा, जबकि नंबर ऑफ पर्सन इन द रो कितने हैं, 6 ही लोग हैं। तो सर 7 क्यों एडिशन हुआ, इसका रीजन ये था, सी नाम के पर्सन को आपने डबल काउंट किया, लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, राइट से भी काउंट कर लिया, तो बात क्या हो जाएगी,
जब भी ये सवाल टोटल ओरिएंटेड आएगा तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट इनकी एडिशन कर देना और उसमें से एक नंबर माइनस कर देना। बिकॉज एक पर्सन को तो आप दो बार काउंट कर रहे हो ना, तो एक नंबर माइनस करेंगे। जब एक नंबर माइनस करने की बात होगी तो सीधा सीधा वही तो सवाल था। बताओ यहां पर ट्री लेफ्ट से 8 थी और राइट से 14 थी, हमें टोटल पूछा गया तो 8 + 14 -1 करेंगे। 8 + 14 की एडिशन 22 और 22 में से 1 चला जाएगा। व्हाट इज द आंसर, 21। तो 21 वाला सिंपल सा ऑप्शन ये वाला था। आप एक चीज जरूर ऑब्जर्व करना, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं, ठीक है, कि कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट कर सके। हो सकता है कि लेक्चर में थोड़ा सा और ज्यादा समय लग जाए और एक लेक्चर लगे, हो सकता है, ये भी कर सकता हूं। लेकिन आप ये देखिए, ये पेपर सॉल्विंग सेशन बनाते समय मैं 2020 से पेपर लाने वाला हूं आपका। चारों साल से जितने भी अभी तक एग्जाम हुए 5 पेपर है, हर एक में कभी कभार 2 स्लॉट होगा। पूरा रीजनिंग का पेपर आपको दे दूंगा। अगर आप उन्हीं पेपर को अच्छी तरह से देख लो तो आपको कुछ अलग से लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट भी वहीं पर होगा, सॉल्यूशन भी वहीं पर होगा। एक ही लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा और गारंटी होगी कि 30 क्वेश्चन में से 30 तो बना ही लोगे, अगर आप सही ढंग से उसको प्रैक्टिस करो तो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब ये दोबारा नंबर सीरीज कंप्लीशन, इसके पहले 2 सीरीज कंप्लीशन के सवाल आए हैं यार, ठीक है। पहला सवाल देखो, इसमें क्या दिया, ये पहला 5 है, फिर 5 है, फिर 7.5 है, फिर यहां पर दे दिया क्वेश्चन मार्क का, फिर दे दिया 37.5 का, ठीक है, फिर दे दिया यहां पर नेक्स्ट नंबर 112.5 का। तो ये वाले सवाल दिए गए। अब मुद्दा ये है, व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एकदम बेसिक तरीका क्या होता है कि जब आप सीरीज को देखो तो पहले ये समझ लो कि सीरीज काम कैसे कर रही, काम कर रही मतलब कैसे, एक्सट्रीमली इंक्रीज हो रही है या थोड़े थोड़े से हो रही है, या हो सकता है थोड़ी थोड़ी कम हो रही होगी, ठीक है, ये देखना। तो हम लोग सीरीज को देखेंगे, सर पहले 5 का 5 है, फिर 5 का 7.5 है, फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क है, बड़ी है और यहां से बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। जब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नजर आ जाए बीच बीच में, गारंटेड मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 100% मल्टीप्लिकेशन है। तो देखते कैसे कि 5 नंबर जो है, 5 को 5 लिखना यानी क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई चल रहा है तो इंटू 1 होता है, 5 को 5 लिखना। अब सर 5 को 7.5 लिखना मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 1.5 होगा, क्योंकि 5 तो चल रहा है और 0.5 आधा मैं 5 का ऐड करूंगा। यार 5 का आधा कितना होता है, 2.5, तो 5 में 2.5 ऐड कर दो, कितनी बन जाएगा, तो पहले इंटू 1 प्लस इंटू 1.5। अब 1.5 के बाद में इंटू होगा तो इंटू 2 होना चाहिए, फिर इसके बाद में 2.5 होगा यहां पर, फिर यहां पर सीधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वाला पैटर्न चल रहा होगा। तो बात देखिए, ये जो नंबर है आपका वो कितना है, 7.5, और 7.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, व्हाट इज द आंसर यार, 15 आंसर आ जाएगा। तो 15 वाला इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। देखिए पूरा सवाल जो हमारे एग्जाम में रीजनिंग के आते हैं वो 30 क्वेश्चन है, 30 में से 15 सवाल बहुत ही कम टाइम में जल्दी जल्दी उस कंसेप्ट के साथ बता दिया है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लेक्चर पूरी लास्ट तक देखें, और मैं भी मानता हूं, जब मैं खुद भी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा होता हूं तो थोड़ा सा बहुत बड़ा लेक्चर है तो हम लोग बोर होने लगता है। मेन उद्देश्य है कि कंसेप्ट जल्दी समझ में आए और जल्दी जल्दी आप उसको इंप्लीमेंट करें और आने वाले एग्जाम में इसका बेनिफिट हो जाए, बहुत बढ़िया फायदा हो जाए। इस वजह से रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो या बाकी के पेपर हो, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा कंसेप्ट भी बताओ और कैलकुलेशन के साथ चलो और एग्जैक्टली स्कोर आए। और ये सभी के सभी लेक्चर आपको विद बेस्ट वे से डिजाइन किया जा रहा है और ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में ये भी देखिए कि हर एक टॉपिक के ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज बन रही है, क्लास नोट्स बन रही है, हर एक टॉपिक को डिटेल में क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर कोई आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि जिनको पता ही नहीं है सर सवाल कैसे करें, बहुत ही बेसिक है, बेसिक ही क्लियर नहीं है, उन बच्चे के लिए अपनी ओपिनियन देना चाहता हूं। आप बेस्ट वे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे गिवन नंबर पे हमारा नंबर दिया जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। वन इज द ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, ऑफलाइन फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन भी अगर नहीं ज्वाइन करना है, रिकॉर्डेड देख सकते हो। रिकॉर्डेड को हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग। आप रिकॉर्डेड परचेस करते हो पूरा सिलेबस, रिकॉर्डेड परचेस करते हो सब्जेक्ट के हिसाब से, रिकॉर्डेड परचेस कर सकते हो टॉपिक के हिसाब से, जो आपके बजट में लगे, मिनिमम प्राइस में बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी के बारे में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहां पर मिलता हूं अगले सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।